मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज का वीडियो हमारा क्लास सेवेंथ के लिए है और उसका चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने 9 आप ऑलरेडी चैप्टर्स जो है ऑनलाइन पढ़ चुके हैं और हम लोग एक 10वें मंजिल की तरफ 10वें पड़ाव पे पहुंच गए हैं और 8 चैप्टर और इसके बाकी रह गए हैं। तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी मुश्किल आती हैं शुरू शुरू में तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कोई भी नया सिस्टम होता है उसके एडॉप्ट कर जाते हैं उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली और फिर बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय भी करने लगते हैं। तो होप यू ऑल आर आल्सो इंजॉइंग दी ऑनलाइन क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर के जो पहला टॉपिक हमारा है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से पहले एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम वेरियस एक्टिविटीज होल द डे परफॉर्म करते हैं। दौड़ना है, जंप करना है, खेलना है, बात करना है, ठीक है, खाना पीना सोना, सब कुछ एक्टिविटीज होती है। प्रश्न ये उठता है कि इन सब एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आती कैसे, और ये जो एनर्जी जो कैसे प्रोड्यूस होती है, और हमारे इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम लोग डील करते हैं और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमें हमारे जो भी क्यूरियोसिटी थी इससे रिलेटेड वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो है रेस्पिरेशन। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वह रेस्पिरेशन। एंड यू नो रेस्पिरेशन इज ए लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड होता है, पर्टिकुलरली जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, यानी देखिए क्या है, अगर इसको हम ब्रीफली कहें तो क्या कहेंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि आप आगे देखेंगे कि ब्रेक डाउन एब्सेंस में भी होगा, लेकिन तो हम सिंपली अगर ये कहें कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। और यही जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उसी का जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल में यूज़ करते हैं। यानी जो भी डे बाय डे एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आप देखते हैं। रेस्पिरेशन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट सम आर नॉट यूजिंग सच ऑक्सीजन। तो अब इसी बेस पर दो कैटेगरी में रेस्पिरेशन को बांटा गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक द फूड। एनर्जी गेन करने के लिए जब वो फूड को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और दोज ऑर्गेनिज्म which respire in presence of oxygen is called aerobes, AEROBs, aerobes कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आप एक रिएक्शन आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब इनका जो ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा देन ब्रेक होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो और एरोब्स किसे कहेंगे, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे उनको हम एरोब्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म या रेस्पिरेशन, सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं हम किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका जस्ट रिवर्स होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक द फूड मॉलिक्यूल। मतलब ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, दे डायरेक्टली ब्रेक द ग्लूकोज इनटू
कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। इसको यहाँ रिएक्शन से देख सकते हैं कि ग्लूकोज किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, और यहाँ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। अच्छा, एरोब, अब एनारोब्स क्या होते हैं? तो जैसे एरोब्स ऑक्सीजन ड्वेलिंग, ऑक्सीजन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, उसी तरह से एनारोब्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऑर्गेनिज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, यानी एनर्जी के लिए इनको ऑक्सीजन की, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो है आ जाते हैं ईस्ट एक फंजाई है और ये एनारोब्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, इन और मसल्स जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं या साइकिलिंग, रनिंग, फाइटिंग, कोई भी जो जिसमें हमारे मसल्स को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और उस डिमांड को जब बॉडी फुलफिल नहीं कर पाती है तब वहाँ पर एनारोबिक डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो मसल सेल्स के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा, और ये कब होगा, जब ड्यूरिंग रनिंग या हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और ये इस रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जो मसल सेल्स के अंदर डिपॉजिट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, हमें थकान यानी फैटिगनेस होने लगती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम थक जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम फिर उस काम को ब्रेक कर देते हैं, नहीं कर पाते, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में रहा। अगर हम इसके डिफरेंस को थोड़ा सा देखें यहाँ पे, जैसे कि आगे के उसमें आपको मिलेगा, तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड यानी ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ए लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। अगर हम एटीपी के टर्म में देखें तो 38 एटीपी रिलीज होती है, और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 एटीपी निकलती है, यानी 19 टाइम्स लेस देन द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो और एग्जांपल देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ह्यूमन बींग्स है या अदर जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स, फ्रॉग, जो भी है, ठीक है। और जो एनारोबिक का है वो ईस्ट है, सम बैक्टीरियाज हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। देखिए, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए एंड ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैसे मिलता है? तो हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो हम उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ए सिस्टम दैट इन्वॉल्व हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं एक डायग्राम के द्वारा कुछ पार्ट्स को आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे ये नोज है, अब देखिए माउथ के ठीक ऊपर नोज होता है, और जैसे कि आप इस नोज को अगर आप देखें, 2 हमारे पोर हैं, इनको हम लोग कहते हैं नेजल पोर या नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद आप अभी आप देखिए फायरिंग्स हो गया, फायरिंग्स के बाद ये एयर यहाँ पर ट्रेकिया के अंदर आ गया, और ट्रेकिया से होते हुए वो लंग के अंदर चला जाता है। यानी जो मेन पार्ट क्या है, नेजल कैविटी है और ये लंग है, और ये 2 मेन पार्ट हैं, और भी पार्ट्स हैं लेकिन आपके लेवल से थोड़ा सा हाई हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। 2 और पार्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। देखिए, ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी देखिए, ये नेजल कैविटी है, इसके नीचे ये ओरल कैविटी है, ये माउथ है। यानी माउथ से जो हम फूड ईट करते हैं तो हमारी जो ओरल कैविटी के अंदर इनका चीविंग होता है, उनका जो है ग्राइंडिंग होता है, ठीक है। फिर ये यहाँ से होते हुए यहाँ फायरिंग्स के पास आते हैं, जहाँ पर इधर से एयर और इधर से फूड भी आ रहा है। लेकिन फायरिंग्स तो कॉमन प्लेस है, लेकिन देखिए फायरिंग्स के पास ही से
फूड जो है वो फूड पाइप यानी ऊसोफेगस में चला जाएगा, और जो एयर है वो यहाँ ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, ट्रेकिया से होते हुए लंग में चला जाएगा। यहाँ पे डायफ्राम का क्या काम है? डायफ्राम जो है क्या करता है कि ये अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकता है इसके अंदर, तो ये चेस्ट जो कैविटी होती है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आप देखिए नेक्स्ट है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन से पहले ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रियल रेस्पिरेशन तो हमारी सेल्स के अंदर होता है, तो उससे पहले ब्रीदिंग होती है। यानी ब्रीदिंग का मतलब ये आप ये समझिए कि ये प्रोसेस बाय व्हिच वी टेक एयर फ्रॉम आउटसाइड। जैसे एटमॉस्फेयर से हम लोग सांस, जैसे तो सांस जब हम ले रहे हैं तो एयर से हम बाहर से एयर को हम अंदर इन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एक बार ले रहे हैं सांस, एक बार बाहर निकाल रहे हैं, तो यही ब्रीदिंग है। यानी सांस लेने और बाहर निकालने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसी को हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। यानी ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन इनसाइड द लंग एंड गिवन आउट, मतलब बाहर से एयर को अंदर लेना और फिर अंदर से बाहर को एयर को बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है? व्हेन वी टेक एयर, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर व्हेन वी टेक इनसाइड, जैसे तो ये इनहेलेशन है, हमने एयर को अंदर लिया, इसको इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन कैसे है? जैसे मैंने सांस हमने ले लिया, उसके बाद से हम बाहर निकाला, तो सांस को जब बाहर निकाल रहे हैं तो ये एक्सहेलेशन। क्या है ये? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? गिविंग आउट एयर, माने एयर इज गिवन आउटसाइड, तो ये एक्सहेलेशन है, ठीक है। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों एक कंप्लीट ब्रीथ बनाते हैं। तो हम ब्रीदिंग रेट क्या है? 1 मिनट में, इन 1 मिनट हाउ मेनी ब्रीथ वी टेक, मैंने 1 मिनट में जितना हम ब्रीथ करेंगे वो ब्रीदिंग रेट होगा। यानी द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अगर यूजुअली देखा जाए तो 15 to 18 मिनट्स की ब्रीदिंग होती है, रेट होता है ब्रीदिंग रेट। मैंने 1 मिनट में 15 या 18 टाइम्स जो है आदमी, कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है, हेल्दी पर्सन, एडल्ट। लेकिन किसी किसी में यह 25, यानी कभी कभी ये 25 टाइम्स हो जाता है। अब कब होता है, ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी हमने आपके लिए फ्रेम की है, और यहाँ पर आप अपने मनपसंद जो भी आपके पास अवेलेबल पर्सन है उनके नाम यहाँ नोट कर सकते हैं, और उनकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल कंडीशन में, और 20 मिनट्स अप्स एंड डाउन, यानी कभी भी वो कोई हैवी एक्सरसाइज किए हों, चाहे वो रनिंग किए हों, उस समय ब्रीदिंग रेट ले लीजिए, और एट रेस्ट जब वो सो रहे हों तब उनका ब्रीदिंग रेट ले लीजिए। तो अलग अलग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट आप यहाँ पर जब कई पर्सन का यहाँ पर डाटा कलेक्ट करके जब एनालाइज करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जो ब्रीदिंग रेट होता है नॉर्मल कंडीशन में अलग होगा, हैवी मतलब हैवी एक्सरसाइज में अलग होगा, अगर माइल्ड एक्सरसाइज है तो अलग होगा, और आदमी एकदम रेस्ट में है तो अलग होगा। ये चीज़ आपको पता करनी है। या पहले अपने आप से शुरू कीजिए, फिर आप 1-2 लोगों को, और जो टेबल को आप जितना लंबा कर सकें उतना अच्छा आपका अनुभव होगा। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे आ गया कि ब्रीदिंग होती कैसी है। अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि एयर इंटर इनसाइड एंड गोज आउटसाइड, तो इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। बट हाउ एयर इंटर इनसाइड, एयर के अंदर जाने के लिए जो बॉडी की जो मैकेनिज्म होती है उसको ज़रा समझने की कोशिश की जाए। कि लंग जो है वो देखते हैं कि लंग अगर यहाँ पर आप हाथ रखिए तो देखिए कि आपको एक्सपेंशन और ऐसे थोड़ा सा आपको महसूस होगा। ये कैसे होता है इसको जानने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया, पहले हम इंस्पिरेशन और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये 2 प्रोसेस है। तो यहाँ पर इनहेलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये रिब्स है, रिब्स ये एरो दिखा रहा है कि ये रिब्स जो है क्या हो रही हैं, अपवर्ड मूव कर रही हैं। ये रिब्स क्या हो रही हैं, अपवर्ड मूव कर रही हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि रिब्स विल मूव अपवर्ड, और साइमल्टेनियसली साथ ही डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड।
यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। रिब्स मूव अपवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। तो जब ये मूव होंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी स्पेस जो होगा वो इंक्रीज होगा। और जब यहाँ पे स्पेस इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर से एयर अंदर की तरह ऑटोमेटिकली रश करके आ जाएंगे। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। फिर क्या हो रहा है, स्पेस यानी वॉल्यूम इंक्रीजेज इन द चेस्ट कैविटी यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है, एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर बाहर, जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, इट विल रश इनसाइड, क्योंकि एयर जो है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ मूव होता है। ये पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपने आप एयर अंदर की तरफ आ जाएगी। अब इसके बाद से अगला प्रोसेस है ये एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में ये मैंने कॉलम जानबूझ के छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़े हैं, आपको इसमें खुद स्टेप्स जो है अपने आप भरने हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म देखिए, अब क्या हो रहा है, रिब्स इन डाउनवर्ड मूव हो रहा है, डायफ्राम अपवर्ड मूव हो रहा है, तो अपोजिट होगा। पहले जहाँ चेस्ट कैविटी यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज होगा। जब यहाँ पर डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो एयर अपने आप ऊपर की तरफ एक्सपेल्ड हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इसको आप ये फिल कर लीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट है ये एक और एक्टिविटी आपके सामने आ गया, जिससे आपको कुछ और चीज़ें जानकारी होंगी। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप देखिए, मुझे आप देखिए कि जब मैं सांस जब अंदर ले रहा हूँ, देखिए तो चेस्ट हमारा जो है क्या हो रहा है, फूल रहा है, और जब सांस को हम बाहर निकालेंगे तो चेस्ट जो है क्या होगा, अंदर जा रहा है। तो आपको दोनों समय पर, इनहेलेशन के समय, एक्सहेलेशन के समय, आपको साइज ऑफ द चेस्ट मेजर करना है। आप एक फीता लेकर के और आप चेस्ट को नॉर्मल इनहेलेशन के समय और एक्सहेलेशन के समय आप उस चेस्ट को मेजर कीजिए। देखिए यहाँ ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और दोनों के साइज में डिफरेंस आप देखिए कि इनहेलेशन में मतलब चेस्ट जो है साइज क्या है, एक्सहेलेशन में चेस्ट साइज क्या है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका होगा, आपको ये पता चलेगा कि इनहेलेशन में हमारा जो लंग है कितना एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक एक्टिविटी के द्वारा ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। देखिए ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं, या जो है या ग्लास बॉटल ले सकते हैं। इसके अंदर जो सेटिंग है, इस तरीके की सेटिंग कर लीजिए। यहाँ पर ये गुब्बारे बंधे हुए हैं, और जो लोअर साइड है, यहाँ पर देखिए लोअर साइड्स में रबर की एक सीट लगा दीजिए, रबर की सीट। ठीक है, अब क्या करना है कि रबर सीट, अब एक्टिविटी क्या है, ये तो सेटिंग हो गई। एक्टिविटी है कि जब आप रबर सीट को नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे स्पेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम होगा, और एयर प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर अंदर की ओर आएगा, लेकिन वो एयर आएगा तो वो गुब्बारों में चला जाएगा, गुब्बारे फूल जाएंगे। अब दूसरी तरफ आप यहाँ देखिए, व्हेन वी पुश द रबर सीट अपवर्ड, जब हम अपवर्ड पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये गुब्बारे श्रिंक कर जा रहे हैं। क्यों श्रिंक कर रहे हैं, तो रीजन देखिए, लॉजिक क्रिया है, यहाँ पर एयर स्पेस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो एयर जो है बाहर की तरफ जाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो जो यहाँ पर एयर है ना वो गोज आउटसाइड, तो ये जो बैलून्स हैं दे विल श्रिंक। तो ये सेम थिंग ब्रीदिंग का होता है। डायफ्राम की एक्टिविटी को यह शो की गई है कि जैसे ही डायफ्राम को जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है और एयर अंदर की तरफ आती है। यहाँ पर डायफ्राम जब अप मूव होता है तो वॉल्यूम घट जाता है एंड एयर गोज आउटसाइड। तो दिस इज द सिंपल एक्टिविटी बाय विच यू कैन शो ब्रीदिंग। ठीक है, ये आप अपने घर पे भी बना सकते हैं आसानी से। अब जब हम ये कह रहे हैं कि आपको इंस्पिरेशन में बताया कि इंस्पिरेशन, देखिए इनहेलेशन और इंस्पिरेशन एक ही बात होती है, इसलिए हमको अगर इनहेलेशन की जगह पर कभी इंस्पिरेशन यूज़ करें तो सेम थिंग है। इसी तरह से एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन भी सेम है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इंस्पायर्ड एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, और
मतलब जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो उसका एक यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि जो ये इनहेल्ड एयर है, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है। दूसरी तरफ जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है 16.4% है। देखिए घट गई, 21 से घट के क्या हो गया 16.4। तो बाकी ऑक्सीजन कहाँ गया, वो लंग्स से होते हुए कहाँ चला गया, ब्लड में, और ब्लड से होते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को चला जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले क्या था, इनहेल्ड एयर में 0.04% था, अब वो घट करके बढ़ करके क्या होगा 4.4% हो गया। तो ये कहाँ से आया, एक्चुअली ये जो लंग है, लंग में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो लंग्स के अंदर आते हैं, और लंग से होते हुए वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और वही एयर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो उनकी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है। अब ये जो एक्टिविटी है ये प्रूव करने के लिए है कि जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, जब एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन ही निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कैसे मालूम। तो इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर है। देखिए एक ग्लास का ये पार्ट है और इसमें ये लाइम वाटर लिया हुआ है, लाइम वाटर, और जब यहाँ से हम इसके अंदर एयर को एक्सहेल करते हैं, जब एक्सहेल्ड एयर इसमें पास करते हैं तो यहाँ पर इसका कलर वाइट हो जाता है। अब वाइट हो जाने से हम ये कहते हैं कि जो है एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो क्यों, ये किस ग्राउंड पर कहते हैं, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है, मिल्की होता है। तो यहाँ पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे एक्सहेल्ड एयर के द्वारा, तो यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वो इसके कलर को मिल्की कर देगा। तो दिस इज द रीजन वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसके बाद से देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में और हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म काकरोच में क्या है, ट्रेकिया होता है। काकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया होता है। जैसे हम लोगों के अंदर लंग होता है, ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है, बर्ड्स में लंग्स होता है। जो एक्वेटिक फिश होती हैं उनमें जो है वो गिल्स होता है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश गिल होगा, अर्थवर्म और फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन होगा, काकरोच में ट्रेकिया होता है। ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रेस्पिरेशन के मोड को शो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लांट्स के अंदर, प्लांट को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट प्लांट्स के अंदर जो है वो कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लेकिन जो एरियल पार्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो लीव्स होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, और ये माइन्यूट पोर्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए पोर एक मीडियम का काम करते हैं। इन्हीं के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब जो प्लांट का पार्ट जो अंडरग्राउंड है, यानी जो रूट है, तो रूट में जो सॉइल के बीच में जो स्पेस होता है, उन स्पेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, और रूट हेयर की सहायता से दे टेक ऑक्सीजन। तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन प्लांट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब इसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। ठीक है। इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आप बुक में देखें क्वेश्चन, या क्वेश्चन के साथ भी आंसर मैंने दिया हुआ है। बट मैं बार बार ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई कीजिए, बुक्स को पढ़िए, पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आपकी हेल्प के लिए ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन हमने आपको ये प्रोवाइड किया है। ये नहीं कि आपकी चीटिंग के लिए नहीं, हेल्प के लिए। तो पहले एक बार फिर मैं कह देना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द बुक, ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर इफ यू फील प्रॉब्लम then take the help of this NCERT exercise. Thank you very much. होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी हो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।